तो दोस्तों आज हो गया है 5 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य दिनों दिन नए खुलासे के बाद और गहराता जा रहा है। सुशांत सिंह के पिता की मांग पर बिहार सरकार ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से करने का सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। नीतीश सरकार के इस कदम के बाद महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना भड़क उठी है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए राजनीतिक करार दिया है। राउत ने कहा कि चुनाव के बाद जो लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं वो इस बात को भी नहीं जानना चाहेंगे कि वो पटना में किस जगह पर रहते थे और उनका परिवार क्या कर रहा है, वह सब कुछ भूल जाएंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि सुशांत पटना में पैदा हुए थे लेकिन मुंबई ने उन्हें सब कुछ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को लेकर राउत ने कहा, बिहार की पुलिस मुंबई आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में 5 अगस्त यानी कि आज होने वाले कार्यक्रम की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रेख में कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ कई नेता और धर्मगुरु कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी 5 अगस्त को यानी कि आज अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कोरोना संकट और स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लेना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस ऐतिहासिक दिन पर अयोध्या न जाने पर राम जन्मभूमि आंदोलन का समय याद किया। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कृत्य निभाया था। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 अगस्त को बिहार में पार्टी संगठन के नब्ज टटोलेंगे। वो राज्य के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग के जरिए संवाद करेंगे। सुबह 10 बजे से होने वाली इस बैठक में 1000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण और बाढ़ की हालत को लेकर राहुल पार्टीजनों से बात करेंगे। कोविड काल में विभिन्न राजनीतिक दल वर्चुअल बैठकों के जरिए ही कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरुवार को पार्टीजनों तक अपनी बात इसी माध्यम से पहुंचाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वर्चुअल बैठक के जरिए यहां राहुल ब्लॉक स्तर पर चुनावी तैयारियों का हाल जानेंगे, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की कमियां भी गिनाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, धर्म संसद कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी बोले, कांग्रेस हमेशा खामोशी से करती है हिंदुत्व की राजनीति। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को खुलकर कह देना चाहिए कि वो हिंदुत्व की विचारधारा को मानती है। कांग्रेस पहले भी मिली हुई थी, अब उनको यह तय करना है कि वो टीम हिंदुत्व के साथ देंगे या टीम इंडिया का जो धर्मनिरपेक्षता और विश्वास पर कायम है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि बहादुरगंज के पूर्व प्रत्याशी मंसूर आलम जो NCP के टिकट से एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं वो AIMIM में शामिल हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी की तरफ जुग दर जुग जो लोग हमारे शामिल हो रहे हैं, इससे हमारे कारकुन कहीं से भी घमंड और गुरूर का शिकार नहीं हो, बल्कि पार्टी में शामिल होना बड़ी बात नहीं है। असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी हिस्सेदारी तय करना असल हमारी लड़ाई है और हम एक लड़ाई में कामयाब हुए। अभी फहीम साहब बोल रहे थे कि साहब MIM ने कम से कम ये काम तो ये कर दिया है कि इक़्तिदार से सवाल पूछने का हिम्मत नौजवानों में दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MIM का कोई भी नौजवान हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो या CO BDO का ऑफिस हो, सीना तान कर अगर अपने समाज के दुख की आवाज़ को कोई बुलंद करता है तो उसमें से 100 में से 99 आदमी MIM का होता है। ये बड़ी बात कामयाबी हासिल की है। हम समझते हैं कि भाई जनाब मंसूर आलम साहब आने के बाद बहादुरगंज की टीम को हमारी एक नई तवानाई मिलेगी और जाहिर है फौज बढ़े तो फतेह से हमकिनार होना भी चाहिए। अब आप लोगों का इम्तिहान आगे होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंसूर आलम जी, जो पिछले बार जो है बहादुरगंज विधानसभा से NCP के टिकट से उम्मीदवार भी थे और RJD के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तस्लीमुद्दीन के खास के। तो आपसे सीधा सवाल ये पूछना है कि आप किसको प्रेरित हुए और किस तरह से आपने आज AIMIM का सदस्यता लिया? सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट में हमारे हकूक़ की जो बात करते हैं वो पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन हमारे जो सदर साहब हैं बिहार के, तो जब से ये इस पार्टी को MIM को लेके आए किशनगंज में और इनका सदर बने, इनसे मैं
कई बार मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से, शुरू में मुझे लगा कि कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी मेहनत जो है और जिस मेहनत के दम पर अकेले बिहार में जो पार्टी को आज एक मजबूती स्थान जो प्राप्त हुआ है, अहम रोल है सदर साहब का। और इनका जो है मेहनत को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए, क्योंकि किसी ज़माने में हम इनके साथ थे, तो क्यों ना फिर साना बाशाना कंधा मिलाकर इनको साथ देके एक मुकाम पे पहुंचाया जाए। हमारे सदर साहब के अगुवाई में हम उनके साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर। अच्छा, इससे पहले आप एनसीपी में थे, शरद पवार की पार्टी है, जी। और आप तस्लीमुद्दीन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। राजद और एनसीपी का हमेशा इल्जाम है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की काम करती है, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज आप लीजिए ना, कांग्रेस की, राजद तो कांग्रेस के गोद में है, एनसीपी तो कांग्रेस के गोद में है। अगर वो अलग हटके है तो बोलिए। आज 4 विधानसभा, 4 टर्म से 3 टर्म से कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एनसीपी, शिवसेना के साथ एनसीपी है वहां पर, तो हम इनको कैसे सेकुलर कह दें? कांग्रेस पार्टी, इसने मुसलमान के लिए क्या कमी छोड़ा है? कांग्रेस पार्टी तो स्वीट पॉइजन है, उसने धीरे धीरे मुसलमानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो एक ही बार में जबे किया, ये बार बार किया। आज वही बात कर रहे हैं ना राम राज की, कि हर घर में राम राज हो, राम का पूजा हो। तो भाई ये मैनिफेस्टो में आपका तो पहले भी था, हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को आपने दे दिया था। सवाल ये है कि आपको क्या टिकट के बारे में कुछ कहा गया है, या इस वजह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मुझे अगर लायक समझेंगे सदर साहब या हमारी बहादुरगंज की टीम, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे कहेगा कि आप पार्टी के लिए काम करें, आई वर्कर में काम करूंगा पार्टी के लिए। अच्छा, तौसीफ साहब से जानना चाहते हैं कि जैसे मंसूर साहब जैसे दिग्गज लोग आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए, किस तरह की मजबूती मिलेगी बहादुरगंज में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मंसूर साहब को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारे पार्टी में आकर पूरे बहादुरगंज विधानसभा के अंदर, नौजवानों के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, नया जज्बे को उन्होंने जगाने का काम किया है। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। और निश्चित रूप से मंसूर साहब के, क्योंकि मंसूर साहब हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा समाज में काम किए हैं और मुखिया भी रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन भी लड़े हैं, तो एक दर्द जो दिल में है, जो समाज में पिछड़ेपन का दर्द मंसूर साहब के दिल में है, और जब ऐसे लोग हमारी पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत मजबूती मिलती है, और आने वाला वक्त हम और मजबूती के साथ में उसको फेस करेंगे, और मजबूती के साथ में हम लोगों के बीच में जाकर एमआईएम को मजबूत करेंगे और एमआईएम का कैंडिडेट को जिताने का भी। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ औरंगाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा लोगों को नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कहना है कि ये लोगों ने एक लॉबी बना दी है। हमने कहा कि अगर एक अधिकारी इतना स्ट्रांगली अगर ये बोल रहा है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स एक लॉबी बनाकर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिएगा। अब 4 महीने के बाद भी हम वही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सरकार के जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर ही लोगों को 1.5-2 लाख रुपये का, अगर 65,000 का पैकेज है कोविड का, तो कम से कम वो 65,000 का फ़ायदा है तो उन लोगों को मिलना चाहिए। आज औरंगाबाद के अंदर 12-13 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसमें से महज 200 लोगों को इसके बेनिफिट मिला है। तो इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही साथ अब होम क्वारंटाइन के ऊपर ज़्यादा भर देने के लिए कि जिनके पास अगर फैमिली के अंदर ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे अगर कोई एक पेशेंट पॉजिटिव अगर आता है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या जिनके मकान ऐसे हैं, छोटे मकान है कि जहाँ पर वो होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी है, बड़ा घर है, रहने वाले कम है, तो उनको होम क्वारंटाइन के अंदर ही भेजने का इस तरह का केंद्र सरकार का जो सुझाव था, तो यहाँ पे हमारे से राय दी गई है कि ये हमने करना है। हमने सब ने इसके ऊपर हाँ कहा कि अब होम क्वारंटाइन के ऊपर ही ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर मैंने ये भी मुद्दा उठाया है कि हरसूल का जो पानी जो आ रहा है, अगर हम हरसूल डैम को अगर सही तरीके से बनाए, हरसूल डैम नहीं है, हरसूल वाटर टैंक है कि वहाँ पे से पानी जमा होता है, डैम का स्टेटस नहीं है उसको, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से हमने ये कहा है, एक पीरियड के अंदर हरसूल से औरंगाबाद शहर के तकरीबन 12 वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता था। आज भी गुलमंडी, शाहगंज, राजा बाज़ार और दिल्ली गेट का जितना भी एरिया है, ये पूरा हरसूल के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, बशर्ते उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर हम पर्सनली विजिट करेंगे इरिगेशन अधिकारियों के साथ, और हरसूल को हम और किस तरह से कैपेसिटी पानी की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 6.65 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर पानी रख सकते हैं, तो ये 12-13 वार्ड्स को पानी पहुँचाने का सक्षम है, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे।